चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आपको बताए थे कल हम लोग का क्या क्लास हुआ था? इकोनॉमिक्स का क्लास हुआ था। किसका? इकोनॉमिक्स का। किसका? इकोनॉमिक्स का क्लास हुआ था। पंखा बंद कर दिए, गरम बढ़ेगा, तो सब जा सकता है, घुस जाएगा, ये गरम बढ़ेगा, देखिएगा। चलो, तो कल हम कहाँ तक शुरू किए थे? आपको बताए थे कि कौन बुक से चल रहा है। तो यही बुक है, बिहार ऑल एग्जाम। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये बुक ले लीजिए, और इस बुक से भी हम इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं। कल हम पार्ट 1 कवर किए हैं, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम लोग 50 से आगे बढ़ेंगे, यानी 51 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, आप लोग फटाफट इकोनॉमिक्स निकालिए, फटाफट इकोनॉमिक्स निकाल दीजिए। इस बुक में इकोनॉमिक्स निकालिए, और क्वेश्चन नंबर आपको 51 पे जाना है। कहाँ पे जाना है? 51 पे। कहाँ पे जाना है? 51 का गरम बढ़ेगा, ले जाओ 51 पे। 51 में क्या बोला है? आजीविका है। आजीविका का मतलब क्या होता है? 51 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिए। 51 नंबर सवाल है, कल 50 तक करवाए हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला वीडियो जरूर देखो, क्योंकि जब तक 1 से 50 तक आप नहीं देखिएगा तो आगे वाला समझ में आपको दिक्कत आएगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा प्रश्न करवा चुके हैं। अब उस पर आधारित कोई प्रश्न आएगा तो उसका डिस्कशन हम नहीं करवाएंगे, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। जाओ तो देखना, गरम बढ़ेगा, पंखा बंद है। हाँ, पंखा बंद है, जाओ चल जाइए, आप लोग चले जाइए सब आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 51 नंबर में कल 50 तक करवा दिए हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे ना, फटाफट उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो देखना है, नहीं तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको पहले 1 से 50 तक इकोनॉमिक्स का वीडियो देख लेना है, तब 51 से देखना है आपको। ठीक है, और जो बच्चे देख लिए वो देखेंगे। तो 51 नंबर सवाल है कि आजीविका है। आजीविका क्या है? एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, एक जीवन बीमा योजना है, एक ग्रामीण रोजगार योजना है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आजीविका क्या होता है? आजीविका मतलब रोजगार होता है। आप कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं आजीविका। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ग्रामीण रोजगार योजना है। एक ग्रामीण रोजगार योजना है। एक ग्रामीण रोजगार योजना है। तो फटाफट नोट करो, 51 नंबर का आंसर हो गया एक ग्रामीण रोजगार योजना। एक ग्रामीण रोजगार योजना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आइए 52 सवाल में। 52 सवाल में बोला है कि 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आपको मालूम है कि 1 रुपया के नोट हो, चाहे कितना भी रुपया का सिक्का हो, सिक्का जो देखते हैं ना सिक्का, तो 1 रुपया का नोट और कितना भी रुपया का सिक्का हो, उस पर सिग्नेचर किसका होता है? वो वित्त मंत्री जारी करता है। कौन मंत्री? वित्त मंत्री जारी करता है। 1 रुपए के नोट हो, 1 रुपए के नोट हो, या फिर किसी भी प्रकार का सिक्का हो, तो ये सब कौन जारी करता है? वित्त मंत्री जारी करता है। और आपको मालूम है कि वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो उसका नाम है निर्मला सीतारमण। उसका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण है। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। 1 रुपए के नोट या सिक्का के अलावा जितने भी प्रकार का पैसा होता है उस सबको आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। और कल आरबीआई के बारे में डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे, पिछला वाला वीडियो देखिएगा, तो आरबीआई के बारे में हर कुछ हम जानकारी दे चुके हैं। अभी हम समय को बिना गवाए आगे बढ़ते हैं। तो 52 नंबर का आंसर हो गया वित्त मंत्रालय। आइए 53 नंबर में। 53 में बोला है कि वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित होगा? वैश्वीकरण मतलब समझते हैं? ग्लोबल लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे अगर व्यापार करते हैं हम लोग, पूरे विश्व लेवल पे अगर हमारा व्यापार बढ़ता है, ग्लोबल लेवल पे हमारा बढ़ता है, वैश्वीकरण लेवल पे हमारा व्यापार बढ़ता है, तो उससे किसको कम से कम फायदा होगा? तो खनन क्षेत्र, तो खनन क्षेत्र को तो बहुत फायदा होगा। औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्री वगैरह को बहुत फायदा होगा।
परिवहन क्षेत्र उसको भी फायदा होगा, लेकिन कृषि क्षेत्र को ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र ग्लोबल लेवल पे ज्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं करता है। अपने भारत लेवल तक ठीक है, लेकिन भारत से बाहर कृषि का कोई महत्व उतना नहीं है। तो इसका वैश्वीकरण करने से सबसे कम लाभान्वित कौन हुआ था? तो कृषि क्षेत्र। हम आपको बोले थे कल कि आपको भारत में तीन बार औद्योगिकरण आया था। पहली बार 1948 में आया था, दूसरी बार 1956 में आया था और तीसरी बार 1991 में आया था। औद्योगिकरण कुल मिला के कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण 1948 में पहली बार, 1956 में दूसरी बार और 1991 में तीसरी बार। और 1991 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। किसका? एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो यही वैश्वीकरण है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उन्हीं के समय में ये आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। 54 नंबर में आइए, 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया मॉडल है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन समिति के मतलब मॉडल है। 11वीं पंचवर्षीय योजना बताए थे कल पूरा डिटेल में पंचवर्षीय योजना हम पढ़ा दिए हैं। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनता है। अब कुल मिला के पंचवर्षीय योजना कै गो बना था? 12 गो। कुल मिला के पंचवर्षीय योजना कै गो बना? 12 गो बना। अब कौन कौन बना था कल वाला वीडियो में हम कवर कर दिए हैं, आप अच्छे से जाके उसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आपसे सवाल पूछा है 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहेगा? तो 11वीं का रहेगा 2007 से 2012, यही 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अब 12वीं कौन हो जाएगा? 2012 से 2017। लेकिन इसी बीच में नरेंद्र मोदी जी का सरकार आता है और फिर पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसके जगह पे नीति आयोग को लाया जाता है, और कल ने पूरे डिटेल में क्लास करवा दी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो सी रंगराजन है। सी रंगराजन है। तो पहला, अच्छा कोई बोलेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो पहली आया था 1951 से 56। इसका मॉडल क्या था? तो इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल। तो इसका पहला वाला जो पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से 56 में, जिसपे हम लोग कृषि पे बल दिए थे, और इसी में इसका जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल था। कहेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो दूसरी आया था 1956 से 61। इसका जो मॉडल था ना वो था पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल। तो कुछ मॉडल को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि पहला मॉडल कौन है? तो हेराल्ड डोमर। दूसरा का कौन है? तो पीसी महालनोबिस। 11वीं कौन हो जाएगा? तो सी रंगराजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रंगराजन। चलिए, तो अगला सवाल है 55 नंबर। किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था? मतलब बोल रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना था जिसमें साक्षरता 100% करने का लक्ष्य रखा गया था कि 100% साक्षर हो जाएगा। हमें एक भी परसेंट कम नहीं होना चाहिए, पूरे 100 में 100 साक्षरता होनी चाहिए। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया कि साक्षरता जो है वो पूरा के पूरा 100% होना चाहिए? तो वो था 12वीं पंचवर्षीय योजना। वो कौन पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से लेकर 17 तक चला था। और इसी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि 100% साक्षर हो जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी उसी बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना को 2014 में मोदी जी का सरकार आता है और उसको समाप्त कर देता है। तो 55 नंबर का आंसर 12वीं हो जाएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर में बोला है नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम पूछ रहा है। नाबार्ड एक बैंक है। नाबार्ड क्या है? एक ग्रामीण बैंक है। NABARD। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है जिसकी स्थापना, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो कहिएगा 12 जुलाई 1982 को हुआ था।
नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। अभी नाबार्ड का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो उसका नाम है के.बी. साजी। अभी वर्तमान में नाबार्ड का हेड कौन है, नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है? तो उसका नाम है के.बी. साजी। के.बी. साजी। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, इसका क्या होगा? इसका पूरा नाम लिख लीजिए आप, इसका पूरा नाम लिख लीजिए कि नेशनल, पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। अब बी मतलब होता है बैंक, बी मतलब बैंक फॉर, आर मतलब होता है रूरल, रूरल मतलब होता है देहाती, रूरल मतलब देहाती, डी मतलब होता है डेवलपमेंट। क्या होता है? डेवलपमेंट। तो आप हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए आप। एल का मतलब होता है नेशनल, एल का मतलब नेशनल, ए मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, तो नेशनल एग्रीकल्चर। बी मतलब होता है बैंक, बी मतलब बैंक, आप फोर लगा देंगे अपना मन से। आर का मतलब होता है रूरल, और बी मतलब होता है डेवलपमेंट। तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो खोल लीजिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, वही आंसर हो जाएगा नाबार्ड का। नाबार्ड का पूरा नाम लिख लिए, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट होता है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ। अध्यक्ष कौन है? तक के.बी. साजी है। अभी वर्तमान में नाबार्ड का हेड कौन है? के.बी. साजी है। ये किसानों को लोन देता है। क्या देता है? ये किसान भाई को लोन देता है। ये किसान भाई को ये लोन प्रोवाइड कराता है। क्या करता है? ये लोन देता है किसान भाई को। जितने भी किसान भाई है उनको ये बैंक लोन देने का काम करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कोई पूछेगा कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो नाबार्ड की जो स्थापना है ना, नाबार्ड की जो स्थापना है उस समिति का नाम है शिव रमन समिति। शिव रमन समिति, समिति का नाम क्या है? शिव रमन समिति। तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुआ था। बड़ी दीदी ये सवाल है, इसको नोट करिए कि नाबार्ड का स्थापना शिव रमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति के सिफारिश पर हुआ था और इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था और अध्यक्ष वर्तमान में के.बी. साजी है। के.बी. साजी है। ये किसानों को लोन देती है। तो नाबार्ड के बारे में इतना जानकारी जरूर रखिएगा। 57 नंबर में आ जाइए। 57 नंबर बोला है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? आप भी न बताए कि पहला पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पे आधारित है और 11वीं पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन समिति पे आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल। 57 का बी नंबर, 57 का बी नंबर हो जाएगा। 58 सवाल में आइए, इनमें से कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र, देखिए यहाँ पे कुछ बात लिख लीजिए आप, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। आप लिखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सब आएगा, द्वितीय क्षेत्र में कौन आएगा और फिर तृतीय क्षेत्र में कौन आएगा। तो आपको लिखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा। प्राथमिक क्षेत्र में है ना, आपको कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आएगा और आपका खनन आएगा। कृषि खनन माइंस जो जमीन से बाहर निकलेगा वो आएगा। कृषि और कृषि मेन होता है प्राथमिक क्षेत्र में। फिर बोलेगा कि द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? तो उसमें आएगा उद्योग। उद्योग का है तो फैक्ट्री वगैरह आएगा, उद्योग का है तो फैक्ट्री। फिर बोलेगा कि तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? तो तृतीय क्षेत्र में आपका क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में आपका आता है सेवा। क्या आता है? सेवा। इसी में आता है बैंकिंग, इसी में आता है बैंकिंग, इसी में आता है डॉक्टर, इसी में आता है इंजीनियर, इसी में आता है
इंजीनियर, इसी में आता है शिक्षक, जो सेवा देता हो। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपको क्या देते हैं, सेवा देते हैं, आपका सेवा करते हैं, उसके बदले आप पैसा देते हैं। इंजीनियर क्या होता है, घर का नक्शा बना देता है, आप पैसा दे देते हैं। डॉक्टर क्या करता है, आपका इलाज करता है, आप उनको पैसा देते हैं। से बैंकिंग क्या करता है, बैंक में जाते तो आपको सेवे में देता है, तो ये सब सेवा है। तो तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल हो गया। फिर आप आ गया, चतुर्थक भी आ गया है। और क्या आ गया है, चतुर्थक आ गया। चतुर्थक में अनुसंधान आएगा। अनुसंधान कहे तो रिसर्च होता है, अनुसंधान कहे तो रिसर्च आएगा। और इसी में आपका नेता लोग आता है। क्या आता है, नेता लोग, जो भी देश में कानून बनाने वाला लोग सब है, वो सब चतुर्थक में आता है। तो कोई पूछेगा कि अपना देश में सबसे ज्यादा कमाई करके कौन सा क्षेत्र देता है, तो वो सबसे ज्यादा क्षेत्र देता है तृतीयक। तृतीयक है ना, सबसे ज्यादा देश में कमाई करके देता है तृतीय क्षेत्र। तो याद रखिएगा। तो आपसे सवाल बोला है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो कृषि है, वन जंगल, जंगल भी तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र है ना, वन भी प्राथमिक क्षेत्र है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन बैंकिंग, देखिए बैंकिंग क्या है, तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में आता है। तो बैंकिंग इसका आंसर नहीं होगा। कृषि, खनन और वन लगा लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में वन भी आता है, वन मतलब जंगल। तो ये भी हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, खनन आएगा, वन आएगा। द्वितीय क्षेत्र में जितना भी इंडस्ट्री होता है, फैक्ट्री वगैरह, उद्योग धंधा, इसमें आएगा। और तृतीय में सेवा आएगा, बैंकिंग आएगा, डॉक्टर आएगा, इंजीनियर आएगा, शिक्षक आएगा। और चतुर्थक में अनुसंधान मतलब रिसर्च और नेता लोग आएगा, जो इस कानून को बनाने वाले लोग होते हैं। चलिए 58 के बाद आते हैं 59 में। 59 में बोला है कि देश की आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान एवं एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है। तो केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था ऑनलाइन, बात सही है ना, ऑनलाइन के माध्यम से आप क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, ये सब ट्रांजेक्शन करने का एक माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है। तो उसका आंसर हो जाएगा 59 का पहला। अब आइए 60 नंबर में। 60 में बोला एलआईसी का पूरा नाम पूछा है। एलआईसी का पूरा नाम पूछा है, एलआईसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ, आई मतलब होता है इंश्योरेंस, सी मतलब होता है कॉर्पोरेशन, इसका होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम। एलआईसी का स्थापना कब हुआ था, तो एलआईसी का जो स्थापना हुआ था वो 1956 में हुआ था। तो एलआईसी का स्थापना कब हुआ, 1956 में हुआ था। तो एलआईसी का स्थापना पूछता है एग्जाम में 1956 में। एलआईसी का स्लोगन क्या है, एलआईसी का स्लोगन है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, वो उसका एकदम स्लोगन है। एलआईसी का स्लोगन क्या है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, याद रखिएगा। एलआईसी का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, भारतीय जीवन बीमा निगम होता है, स्थापना 1956 में हुआ है। और ये क्या है, एलआईसी एक बीमा कंपनी है, क्या है, बीमा करता है लोगों को। तो हो गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 61 नंबर में बोला है नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। नरेगा योजना जो है ना, किस मतलब जनता को रोजगार देता है, 100 दिन का रोजगार देता है, जनता को क्या देता है, नरेगा। जब नरेगा आया था ना, देखिए नरेगा होता है, क्या होता है, नरेगा। नरेगा के मतलब क्या होता है जानते हैं, नरेगा का मतलब होता है, नरेगा का मतलब क्या होता है, देखो नरेगा है ना, पहले ये बताइए नरेगा में क्या होता है कि गांव के जो गरीब लोग होते हैं उनको है ना ये रोजगार देने का काम करती है नरेगा। और नरेगा का स्थापना कब हुआ था बताइए, नरेगा का स्थापना
कब हुआ था? तो नरेगा का मतलब स्थापना हुआ था 2005 में, 2005 में, लेकिन लागू हुआ 2006 में, लागू हुआ 2006 में। और नरेगा में कितना दिन के लिए रोजगार मिलता है बताइए? तो नरेगा में पूरे 100 दिन का रोजगार मिलता है। कितने दिन रोजगार मिलेगा? 100 दिन का रोजगार मिलता है नरेगा में, 100 दिन का रोजगार मिलता है। और सप्ताह में 6 दिन ड्यूटी करना पड़ता है, सप्ताह में 6 दिन। इसमें नरेगा में क्या होता है ना, जो माटी को टोकरी से लेके भरना होता था। कभी बांध बन रहा है, कभी रोड बन रहा है, कभी सड़क बन रहा है, तो उसको मतलब वहां का जो ग्रामीण जनता था उसको सर पे टोकरी रख के और माटी को भरना होता था। 100 दिन का रोजगार मिलता था, सप्ताह में 6 दिन आपको करना पड़ता था। और नरेगा में ना महिला 33% कम से कम रहना चाहिए। 33% महिला के लिए रिजर्वेशन था कि जितना भी लोग को रोजगार काम कर रहा है उसमें 33% महिला होगी नरेगा। लेकिन बाद में नरेगा है ना मनरेगा बन गया, बाद में नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जोड़ दिया गया, ठीक है ना। सॉरी, महात्मा गांधी, क्या हो गया? महात्मा गांधी का शब्द जुड़ गया तो नरेगा से क्या बन गया? मनरेगा बन गया। और इसकी स्थापना जब नरेगा 2006 में लागू हुआ। अब मनरेगा लागू कब हुआ? तो मनरेगा लागू हुआ था गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर 1919 को, 2009 को, सॉरी 2009 को। तो नरेगा कब लागू हुआ? 2006 में। और नरेगा के स्थान को ले लिया मनरेगा, और मनरेगा लागू हुआ 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी याद ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो नरेगा योजना में है ना केंद्र सरकार 90 रुपया करेगा और राज्य सरकार को 100 रुपया देना पड़ेगा। केंद्र सरकार को 90 और राज्य सरकार को 100 रुपया वहन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 100 रुपया वहन करना पड़ता है। नोट करिए। तो नरेगा में क्या होगा कि केंद्र सरकार भरेगा 90 रुपया और राज्य सरकार को देना पड़ेगा 100 रुपया। तो 90 अनुपात 100 रुपया के हिसाब से देना पड़ता है। नरेगा कब बना? 2006 में लागू हुआ। अब मनरेगा कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा को ही आगे चल के मनरेगा बना दिया गया, ठीक है। और इसमें 33% महिला रिजर्वेशन है, सप्ताह के 6 दिन रोजगार देना पड़ता है और 100 दिन आपको रोजगार देता है ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 62 नंबर में। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था? बोले थे ना कि पंचवर्षीय योजना में जो तीसरा वाला जो पंचवर्षीय योजना था, जो तीसरा वाला पंचवर्षीय योजना था उसमें युद्ध हो गया था। पहली पंचवर्षीय योजना बना कब? तो 1951 से 56। दूसरा 1956 से 1961। लेकिन तीसरा वाला जब लागू हुआ ना 1961 से 66, तो इसी बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया, दो का युद्ध हो गया। 1962 में भारत और चीन के बीच हो गया युद्ध, भारत और चीन। और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। इसी कारण तीसरा वाला बुरी तरह से फेल हो गया, तीसरा पंचवर्षीय योजना असफल रहा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्टि 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था? तो तीसरा वाला पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुआ था। अगला 63 नंबर, 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखो 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अब नहीं पूछेगा, अब आपसे पूछेगा 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। 14वां वित्त आयोग उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज के टाइम में 14वां याद नहीं करना है, आपको क्या याद रखना है? 15वां वित्त आयोग। कौन आयोग? 15वां वित्त आयोग। तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो आप कहेंगे एनके सिंह, एनके सिंह हो जाएगा, एनके सिंह। तो 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? एनके सिंह। अब तो 16वां वित्त आयोग भी आ गया हुआ है, अब उसका नाम ध्यान में नहीं है, बता देंगे आपको कि 15वां वित्त आयोग एनके सिंह है। अब 16वां भी आ गया है। कौन आ गया है? 16वां भी आ गया है। अब वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल में है? तो 280 में है। वित्त आयोग कौन आर्टिकल में? तो 280 में है। कौन में? 280 में है। तो 15वां वित्त आयोग है एनके सिंह और 16वां वित्त आयोग
कोई बना है जिसका नाम ध्यान में नहीं है, आप या तो गूगल कर लीजिएगा या फिर हम कभी बता देंगे इसको, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इसका आंसर क्या मारिएगा, 14वां वित्त आयोग पूछा है ना, तो आप मारिएगा डॉक्टर विजय केलकर है, सी रंगराजन है, वी रेड्डी है, AM खुसरो है। तो 63 का आंसर क्या होना चाहिए, 63 का आंसर होगा कि 63 नंबर का देख लेते एक बार, 14वां वित्त आयोग कौन था, 14वां वित्त आयोग कौन था, एक मिनट थोड़ा सा देखने दीजिए। करेंट का पार्ट है, करेंट का पार्ट है 63 नंबर, 63 का 3 नंबर यानी वाईवी रेड्डी। तो 14वां इंपोर्टेंट नहीं है, अब 15वां याद रखिएगा और 16वां याद रखिएगा कि नया वाला कौन अभी वर्तमान में। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि पहली बार वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बना था, पहली बार 15-16 है, लेकिन कोई बोलेगा कि पहला वाला वित्त आयोग कौन बना था, पहला वाला वित्त आयोग, तो पहला वाला वित्त आयोग बना था केसी नियोगी, केसी नियोगी, केसी नियोगी। तो पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बना था, केसी नियोगी। नोट करिए ये वाला पर बीबीआई है कि पहला वित्त आयोग कौन बना था, तो केसी नियोगी, केसी नियोगी। पहला वित्त आयोग के हेड कौन बना, केसी नियोगी। अब वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। चलिए 63 के बाद आते 64 में। 64 में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक व्यय नीति। कौन हो जाएगा राजकोषीय नीति। पहले बताइए राजकोषीय नीति जारी कौन करता है, तो राजकोषीय नीति जारी करता वित्त मंत्री। एक होता है मौद्रिक नीति, तो वो जारी करता है RBI। तो इतना बात आप जरूर छापिए पहले आप। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। एक होता है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति जारी करेगा कौन, वित्त मंत्री। कौन जारी करेगा। लेकिन एक होता है मौद्रिक नीति, कौन होता है, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति जारी करता है RBI। RBI जारी करता है हर 3 महीना पर, हर 3 माह पर जारी होता है। अब वित्त मंत्री राजकोषीय नीति वर्ष भर में जारी करता है, यानी साल में एक बार, साल में एक बार जारी करता है। तो इतना नोट करिएगा कि राजकोषीय नीति कौन जारी करेगा, तो वित्त मंत्री। और मौद्रिक नीति कौन जारी करेगा, तो वो RBI जारी करेगा। कौन जारी करेगा, RBI। फटाफट नोट कीजिए इसको। पंखा बंद करके वीडियो बनाने में हालत खराब हो जाता है। आप लोगों के लिए इतना संघर्ष किया जा रहा है कि 1 मिनट खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, इतना गर्मी लग रहा है, बहुत भयंकर गर्मी लग रहा है। अभी पंखा बंद किए हुए हैं, दोपहर का टाइम है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। आप लोग इस गर्मी को थोड़ा, जब आपके लिए हम गर्मी में मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी हमें सपोर्ट कीजिएगा, है ना। और आप अच्छे से पढ़िए, नौकरी पाइए, ताकि मेरा भी नाम हो, आपका भी नाम हो, ठीक है। तो मेहनत सफल करिए, मेहनत को जायज बेकार जाने नहीं दीजिए। जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं गर्मी में, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से मेहनत करके अच्छे से पढ़िए कि आपका भी नाम होगा और मेरा भी नाम होगा। फटाफट निकालेंगे, थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा फटाफट निकालेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको हम निकालेंगे, गर्मी से पूरा एकदम पसीना से हालत खराब हुआ है, मन नहीं कर रहा है 1 मिनट में रुकने का। लेकिन फिर भी पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे ही, चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, पढ़ाएंगे तो जरूर पढ़ाएंगे। जब बोल दिए तो पढ़ाएंगे। राजकोषीय नीति कौन जारी करेगा, वित्त मंत्री। मौद्रिक नीति कौन जारी करेगा, तो RBI, ठीक है। अब इसका आंसर कौन हो जाएगा कि राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति, सार्वजनिक व्यय नीति। तो 64 नंबर का आंसर थोड़ा सा देख लीजिए तो 3 नंबर हो जाएगा, व्यापार नीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यापार नीति। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तन किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया था, तो बीटी कपास को, बीटी कपास हो जाएगा आंसर, बीटी कपास हो जाएगा। जेनेटिक रूप से मतलब अपना से उसको पैदा किया गया था, कौन, बीटी कपास को। 66 नंबर में नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ, नीति आयोग पढ़ा दिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आया। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री। और नीति का फुल फॉर्म कल लिखे थे हम, नीति का फुल फॉर्म आपको लिखे थे,
योजना आयोग के जगह पे कौन आया है? योजना आयोग के जगह पे कौन आ गया? योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। अब इसके जगह पे कौन काम करता है? नीति आयोग। कौन आयोग? नीति आयोग। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को। और नीति का फुल फॉर्म लिखे थे हम आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसको याद रखना। इसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका भी हेड प्रधानमंत्री होता है। 67 नंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख। कौन था? आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? आरबीआई का, देखो सीधे बोलेगा ना कि आरबीआई, पहले तो बताइए आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो कहिएगा 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर, यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर, है ना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर बोलेगा कि आरबीआई के बारे में सवाल क्या था? आरबीआई के बारे में सवाल क्या था? आरबीआई के बारे में क्वेश्चन था कि पहला गवर्नर कौन था? आरबीआई का सीधे बोलेगा ना पहला गवर्नर, सीधे बोलेगा पहला गवर्नर, तो बोलिएगा आर के षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी क्या है? आर के षणमुखम। वो वाला स है तालाबे, वो वाला तालाबे स वाला है ना, मूर्धन्य स वाला है, मूर्धन्य स वाला। तो आर के षणमुखम शेट्टी। सीधे बोलेगा आरबीआई का पहला गवर्नर। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन बना था? तो वो बना था आर के षणमुखम शेट्टी। लेकिन बोलेगा आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन बना था? भारतीय गवर्नर कौन बना था? तो बोलिएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। सीधे बोलेगा तो आर के षणमुखम शेट्टी, लेकिन भारतीय लगा देगा तो बोलिएगा सीडी देशमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख, पहला ऑप्शन। 68 नंबर, वो विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था। रुपया का साइन डिजाइन कौन किया था? उदय कुमार। याद है आपको? रुपया का साइन कौन डिजाइन किया था? रुपया का साइन, ये वाला जो रुपया है ना, ये जो रुपया है, ये रुपया का साइन कौन दिया था? तो वो दिया था उदय कुमार। कौन कुमार? उदय कुमार, जो आईआईटी बॉम्बे का छात्र है। कहाँ का छात्र है? आईआईटी बॉम्बे का छात्र है। डॉक्टर उदय कुमार रुपया का साइन दिया था, जो उदय कुमार आईआईटी बॉम्बे का छात्र है। तो 68 नंबर का 3 हो जाएगा। 59 नंबर, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो बैंक नोट प्रेस देवास में है। देवास नासिक में पड़ता है, तो बैंक नोट का प्रेस कहाँ है? देवास में है। 70 नंबर, यूके के ब्रिटेन शेयर का मूल्य क्या है? तो FTSE 100 याद कर लीजिए। 71, किस बैंक ने अपने कर्मचारी को घर से बैंक में सर्विस अभिगम का इजाजत दिया था? मतलब क्या हुआ था? वर्क फ्रॉम होम, मतलब आप घर से काम कर सकते हैं। आप घर से काम कर सकते हैं। वो कौन बैंक है जो ये अपने कर्मचारी को आदेश दिया कि आप अपने घर से काम कर सकते हैं? कौन सा बैंक है? तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक है जो अपने एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारी को घर से काम करने की इजाजत दिया था। कौन बैंक? आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा आंसर। 72 नंबर, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो सर्वोदय योजना लाने वाले जयप्रकाश नारायण थे। सर्वोदय योजना कब आया? 1950 में। सर्वोदय योजना कब आया? 1950 में आया। नोट कीजिए, सर्वोदय योजना कब आया? सर्वोदय योजना कब आया? सर्वोदय योजना कब आया? तो आप कहिएगा 1950 में आया। कौन लाया? तो जेपी लाया, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जेपी, जयप्रकाश नारायण लाया था। सर्वोदय योजना लाने वाले कौन? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण ही संपूर्ण क्रांति लाए थे। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण के बारे में और क्या है कि यही आजाद दस्ता पार्टी का गठन कौन किया था? आजाद दस्ता पार्टी। आजाद दस्ता पार्टी का स्थापना भी कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था।
और वो मॉडर्न हिस्ट्री में हम कवर किए हैं। तो आप मेरा हर एक वीडियो देखिए, आपको हर तरीके से तैयारी करवा दिया जाएगा, जिससे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 72 नंबर का आंसर 3 हो गया। 73 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्ति के आय का विषमता ज्ञात करती है? तो आय का विषमता मतलब समझते हैं? आय का विषमता का मतलब हुआ कि एक आदमी करोड़ों रुपया कमा रहा है और एक आदमी खाने तक का पैसा उसके पास नहीं हो पा रहा है। एक आदमी के पास करोड़ों रुपया है, एक आदमी के पास करोड़ों रुपया है और एक आदमी के पास खाने तक का पैसा नहीं है, खाने तक का पैसा नहीं है। तो दोनों का इनकम में आय का विषमता है। क्या है? आय का विषमता है, मतलब बहुत अंतर है इनकम का। एक आदमी करोड़ों रुपया कमाता है और एक आदमी 100 रुपया कमाता है, तो आय में काफी ज्यादा विषमता है। तो ये विषमता कैसे निकलता है कि एक आदमी बहुत कमाता है, एक आदमी कम कमाता है, तो दोनों का इनकम कैसे निकलता है? तो लॉरेंज वक्र से निकलता है। किससे? लॉरेंज वक्र से। लॉरेंज वक्र से निकाला जाता है आय विषमता। कौन? आय विषमता लॉरेंज वक्र से निकाला जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 74 नंबर, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया था? जीएसटी का पहली बार कौन से बजट में उल्लेख किया गया था? जीएसटी का पहली बार 2006 से 7 के बजट में पेश किया गया था। जीएसटी 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 है ना, ये जो जीएसटी है वो 2006 से 2007 का जो बजट पेश हुआ था उसी में जीएसटी शब्द का प्रयोग किया गया था कि जीएसटी भारत में लागू होना चाहिए। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब भारत में लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ जीएसटी। अब कौन समिति का सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू हुआ। भारत में जीएसटी लागू हुआ। कौन समिति? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति के सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू हुआ। कौन समिति? तो विजय केलकर समिति। अब पूरे भारत में सबसे पहले कौन राज्य में लागू हुआ? तो असम में लागू हुआ। कहाँ? असम में। लेकिन बोलेगा कि पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ? पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ फ्रांस में। पूरे विश्व में कहाँ लागू हुआ बताइए? तो पूरे विश्व में सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ। पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ? फ्रांस में लागू हुआ। पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ? तो फ्रांस में लागू हुआ। लेकिन कोई परीक्षा पूछे कि भारत में जीएसटी लागू हुआ तो किस देश के विचार के को लेके हम लोग किए थे, मतलब किस देश को देखकर, किस देश का कॉन्सेप्ट को लागू किया गया अपने देश में? तो भारत में जो जीएसटी लागू है ना, वो कनाडा देश के सिद्धांत पे लागू है। कनाडा देश के सिद्धांत को कॉपी किए हैं हम लोग। कनाडा देश, कनाडा देश में जैसे जीएसटी है ना, वही वाला जीएसटी हम भी लागू किए हुए हैं। कनाडा देश में जो जीएसटी लागू है वही उन्हीं का कॉन्सेप्ट भारत में लागू है जीएसटी। अब भारत में पहली बार जीएसटी कब लगा? तो 1 जुलाई 2017 को लगा। भारत में पहली बार कौन राज्य लगाया? तो असम लगाया। और असम के बाद कौन लगाया? तो अपना बिहार। सबसे पहला राज्य कौन है भारत में लगाने वाला? तो असम। और 2 नंबर पे कौन है? तो अपना बिहार। तो पूरे भारत में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया असम, और दूसरा नंबर पे जीएसटी को लागू किया तो बिहार। पहला नंबर पे जीएसटी लागू करने वाला राज्य असम, दूसरा नंबर पे जीएसटी लागू करने वाला राज्य बिहार, और पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश तो फ्रांस। हम लोगों का जो जीएसटी है किस देश के सिद्धांत पे है? तो वो बोलिएगा कौन? तो वो बोलिएगा कनाडा। क्या बोलिएगा? कनाडा बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कनाडा देश। तो कनाडा देश के सिद्धांत पे लागू है हमारा जीएसटी। कनाडा देश के सिद्धांत पे हमारा लागू है जीएसटी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। आगे विजय केलकर समिति, याद रखिएगा, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू किया गया। आज जीएसटी कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर? अप्रत्यक्ष कर, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी का हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं जीएसटी को। जीएसटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
75 नंबर कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहले एसबीआई के बारे में पूरा डिटेल बताया कि सबसे पहले आया बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, फिर आया बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, फिर आया बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, और ये तीनों बैंक को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और वही बैंक आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बन गया। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बन गया, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, तो वही पूछा है कि एसबीआई का पहले नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 76 हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में है, तो हम कौन सा पंचवर्षीय योजना के मध्य में है? तो 12वीं, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आया, तो हम लोग कौन मध्य में रहेंगे? 12वीं वाला पंचवर्षीय योजना के मध्य में है, क्योंकि उसके बाद तो पंचवर्षीय योजना आया नहीं। उसके बाद नीति आयोग आया, तो याद रखिएगा 12वीं, ऑप्शन नंबर बी। 77 भारत में हरोल्ड डोमर मॉडल, वही ना हैरोल्ड डोमर मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़िए। 78 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कौन जगह से शुरू हुआ था? तो गुमला झारखंड, कालाहांडी उड़ीसा, बस्तर छत्तीसगढ़। तो बस्तर छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था। कहां से? बस्तर छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था। बस्तर छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था। बस्तर छत्तीसगढ़ नहीं, बस्तर छत्तीसगढ़ नहीं है, बांसवाड़ा राजस्थान दिया हुआ है। बांसवाड़ा राजस्थान मारिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 78 का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से लागू किया गया? तो बांसवाड़ा राजस्थान। बांसवाड़ा राजस्थान से लागू हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 79 नंबर रुपए कार्ड को पहली बार भारत में व्यवसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? क्या बोला है? व्यवसायिक स्तर पे। किसके? व्यवसायिक स्तर पे कब लागू हुआ था? बताइए, व्यवसायिक स्तर पे कब लागू किया गया? इसको जल्दी से नोट करिए। व्यवसायिक वाला रुपए कार्ड को पहली बार व्यवसायिक स्तर पर लागू किया गया, बताइए। रुपए कार्ड को, अरे आप एटीएम कार्ड यूज करते होंगे तो लिखा रहता है रुपए कार्ड, एटीएम कार्ड पर लिखा रहता है रुपए कार्ड। उसको 2012 में लागू किया गया व्यवसायिक स्तर पे, मतलब व्यापार करने के लिए एटीएम जो रुपए कार्ड है उसको हम लोग 2012 में लागू किए। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है? आपको बोले थे ना कि पंचवर्षीय योजना में पहली बार योजना अवकाश आया था 1966 से 69 में, क्योंकि 1961 से 66 वाला जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था उसमें दो विश्व भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया, एक भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। इस कारण वो पंचवर्षीय योजना असफल रहा, तो उसके बाद हम लोग योजना अवकाश कर दिए। 66 से 69 में पहली बार योजना अवकाश आया था। 66 से 69, 66 से 69, ऑप्शन नंबर 4। 81 नंबर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। औद्योगिक, क्या बोला है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। भारतीय निवेश बैंक का मुख्यालय, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। और कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। 82 नंबर मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है? मिशन इंद्रधनुष, पहले बताओ मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? बताओ। टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? बताइए। तो आप बोलेंगे टीकाकरण से है, लेकिन मिशन इंद्रधनुष सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो बाढ़नगर गुजरात में। बाढ़नगर गुजरात में लागू हुआ था। बाढ़नगर गुजरात में लागू हुआ था। 83 नंबर है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में क्या होता है, दवाई सस्ता मिलता है, कम दाम पे मिलता है। तो खोज लीजिए, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। और उचित दाम का सिर्फ बीपीएल परिवार नहीं, 4 नंबर हो जाएगा, 83 का 4, 83 नंबर का 4 ऑप्शन। पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का लक्ष्य है कि पूरे देश में हर किसी वर्ग के लोगों को सस्ता दवाई उपलब्ध कराना। गर्मी से पूरी हालत ही खराब है एकदम। अगला 84 नंबर पढ़िए, अगला 84 नंबर सवाल को आप लोग पढ़िए। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो सार्वजनिक और निजीकरण, सार्वजनिक मतलब सरकारी, निजीकरण मतलब प्राइवेट। तो सरकारी और प्राइवेट के बीच में कैसे मतलब वर्गीकरण करते हैं, कैसे अलग अलग करते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। 85 नंबर, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब शुरू हुआ था? तो मई 22 मई 2006 को, 22 मई 2006 को, 22 मई 2006 को डॉलेक्स 100 जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वही शुरू किया गया था 22 मई 2006 को। याद कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करना पड़ेगा। 86 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था? समानता के साथ वृद्धि करना था। कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो वो 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि समानता के साथ विकास करना है, समानता के साथ विकास करना है। 87 नंबर, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए कब आया था? पेमेंट गेटवे रुपए कब आया था? तो उसका आंसर हो जाएगा मई 2014। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे बोलते हैं ना, पेमेंट गेटवे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डॉलर है, अमेरिकन का डॉलर कंपनी हो गया, अपने भारत में इंडियन रुपीज है, तो उसी पेमेंट गेटवे के थ्रू आपके डॉलर को रुपया में कन्वर्ट किया जाता है। तो पेमेंट गेटवे की शुरुआत कब हुआ? तो मई 2014 को, मई 2014, मई 2014। आगे बोला, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुआ? तो 2009-10 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब शुरू हुआ बताइए? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अप्रैल 2005 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? अप्रैल 2005 में शुरू हुआ। तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है, 90 तक करा के छोड़ देते हैं, 90 तक करा के छोड़ देते हैं। मेरे बस कुछ नहीं है, चाहन सब आ जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए। बहुत भयंकर गर्मी लग रहा है, इसलिए डिस्कशन कराने का भी मन नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इतना देखिए, आज कोशिश करेंगे कि शाम में भी एक वीडियो लेके आ जाए, आगे तक पढ़ा देंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए हम क्लास को रोक रहे हैं।